जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है। आज की ग्रेड स्कूल की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास में मैं जो टॉपिक शुरू करूंगा वो टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी का। खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग कराने से पहले मैं आपको कुछ पास्ट में लेके जाऊंगा, पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करवाऊंगा कि 1290 में जो बालबन का ग्रैंडसन होता है जिसका नाम होता है कैकुबाद, इसका मर्डर कर दिया जाता है और इसका मर्डर करने वाले का नाम होता है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जब बालबन के ग्रैंडसन कैकुबाद का जो मर्डर करता है तो नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है और उस डायनेस्टी का नाम देता है खिलजी डायनेस्टी। जो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है वो 1290 से 1320 का है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक राज्य करता है। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के ऊपर बहुत विश्वास करता है। तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन के काल में डेक्कन पे आक्रमण करता है और डेक्कन की नगरी देवगिरी को जीत लेता है और वहां से बहुत सारा धन लेकर के आता है, बहुत सारी संपत्ति वहां से लेकर के आता है, जिसको देख करके जलालुद्दीन बहुत खुश होता है। लेकिन जलालुद्दीन अपने भतीजे के विचारों को बिल्कुल समझ नहीं पाता और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर देता है। कहा जाता है कि 1296 में एक शाम को अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जान यानी जलालुद्दीन से मिलने के लिए जाता है और जब ये लोग गले मिलते हैं तो अलाउद्दीन पीछे से इनकी पीठ पे खंजर भोंक देता है, जिसकी वजह से जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जब जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर करता है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का मर्डर 1296 पे करने के बाद 1296 से 1316 का जो कार्यकाल रहता है, टाइम पीरियड रहता है, वो अलाउद्दीन खिलजी का रहता है। तो जब ये नया नया राजा बनता है तो इसके खिलाफ जो नॉबल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अपना आक्रोश दिखाते हैं, क्योंकि नॉबल्स नहीं चाहते थे कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने इनका बहुत ही सही तरीके से सामना किया, नॉबल्स का बहुत अच्छे तरीके से सामना किया, नॉबल्स की बोलती भी बंद कराई और बाद में उनकी पावर्स को भी कम किया। वो भी हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से। तो जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा तो उसने सबसे पहला काम मार्केट रेगुलेशंस को लेकर के किया। इसने सबसे पहला काम मार्केट रेगुलेशंस को किया। अब मार्केट रेगुलेशंस में इसने जो भी पॉलिसीज लेके आया था, जो भी काम किए थे, वो इतिहास में सबसे अच्छे काम माने गए। अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी कमोडिटीज मार्केट्स में थी, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, चाहे वो हॉर्सेस हो, चाहे वो स्लेव्स हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, हर कमोडिटी का प्राइस पूरी तरीके से फिक्स कर दिया था। साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी मार्केट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो पहला पार्ट था वो फूड ग्रेन्स के लिए था, दूसरा जो पार्ट था वो क्लोथ्स के लिए था और जो तीसरा पार्ट था मार्केट का वो हॉर्सेस, स्लेव्स और कैटल्स, इनके लिए था। हर मार्केट में हर कमोडिटी की जो वैल्यू थी, जो प्राइस था, पूरी तरीके से फिक्स था। साथ में मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इफेक्टिव स्पाई सिस्टम भी शुरू किया था। स्पाई सिस्टम का मतलब होता है गुप्तचर, जो कि मार्केट में होने वाले लेन देन के ऊपर अपना ध्यान देते थे, देखते थे कि जो व्यापारी है वो बताए गए दामों पे चीज़ें बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। अगर कोई भी व्यापारी बढ़े हुए दामों पर चीज़ें बेचता हुआ समझ में आता था तो उसको पकड़ लिया जाता था और उसको पनिशमेंट दी जाती थी।
तो ये जो पहला काम था, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स किए थे, और ये जो मार्केट रिफॉर्म्स से पूरी हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे माने गए। अच्छा, अब अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स कर दिए। अभी मैंने नाम लिया था नॉबल्स का कि अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठा था, सुल्तान बन के सल्तनत की गद्दी पे बैठा, तो काफ़ी नॉबल्स उसके खिलाफ खड़े हुए थे। तो अलाउद्दीन को पता था कि अगर मैंने इनका कुछ नहीं किया या नॉबल्स की पावर्स को कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाकर के मेरी गद्दी जो होगी वो खतरे पे पड़ सकती है। तो अब क्या किया, दूसरी चीज, अलाउद्दीन खिलजी ने नॉबल्स के खिलाफ काम किया, नॉबल्स के लिए नई पॉलिसीज लेके आया। क्या पॉलिसीज लेके आया? सबसे पहली पॉलिसी कि अब किसी भी नॉबल को किसी भी फेस्टिवल में अगर शामिल होना होगा, किसी भी मैरिज में अगर शामिल होना होगा, तो वो सबसे पहले अपने सुल्तान की परमिशन लेगा। तो पहला परमिशन जरूरी कर दी, सुल्तान की परमिशन लेनी जरूरी कर दी कि अगर कोई भी नॉबल किसी भी फेस्टिवल में अगर उसको शामिल होना होगा, किसी भी फंक्शन में उसको शामिल होना होगा, किसी भी मैरिज में उसको शामिल होना होगा, तो सबसे पहले वो किसकी परमिशन लेगा? सुल्तान की परमिशन लेगा। दूसरा, अल्कोहल या कोई भी इंटॉक्सिकेंट्स बैन कर दिए गए थे। तीसरा, गैम्बलिंग बैन कर दी गई थी, कोई भी नॉवेल अब अल्कोहल या इंटॉक्सिकेंट का यूज नहीं कर सकता था, कोई भी नॉवेल अब गैम्बलिंग नहीं कर सकता था। चौथा, स्पाई सिस्टम। देखो, अलाउद्दीन खिलजी को अच्छी तरीके से मालूम था कि हर जगह मेरे को अपनी नजर बना के रखना बड़ा मुश्किल होगा, चाहे वो मिलिट्री बेस पे देख लूं, चाहे वो मार्केट बेस पे देख लूं, चाहे वो नॉवेल्स के ऊपर देख लूं। तो इसलिए उसने हर जगह अपने छोटे छोटे स्पाई सिस्टम्स बना के रखे हुए थे, अपने गुप्तचर बैठा के रखे हुए थे। तो नॉवेल्स की पावर को कंट्रोल करने के लिए भी, कोई नॉवेल अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, इसको देखने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्पाई सिस्टम नॉवेल्स के ऊपर बैठा के रखा था। कोई भी नॉवेल अगर गलत काम करते हुए दिखता था या पकड़ा जाता था तो उसके लिए भी सख्त पनिशमेंट तैयार करी गई थी। तो आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दो बड़े बड़े काम अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी संभालने पर किए। पहला काम क्या किया? पहला काम किया कि भाई मार्केट में रेगुलेशंस लेके आया, प्राइस रेगुलेशंस लेके आया, कमोडिटीज की प्राइस फिक्स कर दी। दूसरा काम क्या किया? नॉवेल्स की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए परमिशन जरूरी कर दी कि परमिशन लो मेरी। दूसरा, अल्कोहल बैन, गैम्बलिंग बैन और स्पाई सिस्टम बैठा दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने ये दो काम करने के बाद जो तीसरा बड़ा काम किया वो था डेक्कन की ओर आक्रमण। डेक्कन की ओर आक्रमण, ये हमारा भारत है। हमारे भारत का नॉर्थ का हिस्सा 1305 तक अलाउद्दीन खिलजी के अच्छे खासे अंडर में आ गया था। अब इसको लगा कि नॉर्थ का हिस्सा मेरे कंट्रोल में है, अब थोड़ा सा साउथ की तरफ यानी डेक्कन की तरफ उसने अपना रुख किया और डेक्कन में इसने अपनी आर्मी भेजी अंडर मलिक कफूर। मलिक कफूर को आर्मी का जनरल बना करके इसने डेक्कन में अपनी आर्मी भेजी और डेक्कन के देवगिरी, मदुरई जैसे राज्यों को हरा दिया। डेक्कन में जब इसने अपना सैनिक भेजे मलिक कफूर के अंडर में, तो देवगिरी, मदुरई जैसे राज्यों को इसने हरा दिया। हरा तो दिया लेकिन उस पर राज्य करना स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के अंडर में डेक्कन में आर्मीज भेजी और वहां के राज्यों को हरा दिया, लेकिन उस पर राज्य करना स्वीकार नहीं किया। अच्छा, राज्य करना स्वीकार क्यों नहीं किया? अब भाई जगह वो जीत गया, अब कोई भी जगह जीत जाएगा तो राज्य तो करेगा ही करेगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य करने से मना कर दिया। अब इसके पीछे भी दो कारण माने जाते हैं। दो कारण ये माने जाते हैं, पहला कारण क्या होता है? पहला कारण माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ गया था कि मैं बैठता हूं दिल्ली में और दिल्ली में बैठ करके डेक्कन की जगह को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं राज तो नहीं कर पाऊंगा। पहला कारण ये। दूसरा कारण क्या आया? अलाउद्दीन खिलजी को डेक्कन की वेल्थ से मतलब था, पैसे से मतलब था, वहां की संपत्ति से मतलब था।
उसको वहां राज्य करने से कोई भी मतलब नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला कारण यह था कि वो राज्य इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि डेक्कन का जो इलाका था वो काफी दूर पड़ रहा था, और दूसरा उसको जो सबसे ज्यादा मतलब था वहां की संपत्ति से था, वहां के राज्य से नहीं था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सब वहां पे जो उसने राज्य जीते थे उन राजाओं को अपने अंडर में किया और उनसे हर साल यानी सालाना कुछ पैसा बांध लिया, कुछ संपत्ति बांध ली कि उतना ट्रिब्यूट उनको हर साल अलाउद्दीन खिलजी को भेजना पड़ता था। तो ये 3 काम आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कार्यकाल में मिलिट्री रिफॉर्म्स भी करे। मिलिट्री रिफॉर्म्स यानी कि अपनी आर्मी को लेकर के भी काफी काम किए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी था, बहुत ही एम्बिशियस राजा था। वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, लेकिन उसको एक चीज का अंदाजा था कि अगर वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करेगा तो उसके लिए उसे एक अच्छी खासी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, उसे एक अच्छी खासी स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत पड़ेगी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहला ऐसा सुल्तान बना था जिसने बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखी थी, बहुत बड़ी आर्मी रखी थी। साथ में मिलिट्री रिफॉर्म्स में पहला पॉइंट यह हुआ कि इसने सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। दूसरा पॉइंट, ये जितने भी सोल्जर्स होते थे उनको जो पेमेंट करता था वो कैश में करता था। जो भी सैलरी पे की जाती थी सोल्जर्स को वो अब कैश में पे की जा रही थी। तीसरा, 2 सिस्टम शुरू करे थे अलाउद्दीन खिलजी ने। एक सिस्टम का नाम था दाग और एक सिस्टम का नाम था चेहरा। जो दाग सिस्टम था, दाग सिस्टम का मतलब होता है कि हॉर्सेस की ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया था। हॉर्सेस की ब्रांडिंग इस तरीके से होती थी, जो सबसे अच्छा घोड़ा होता था उसको अलग जगह रखा जाता था, उससे कम अच्छा घोड़ा अलग जगह रखा जाता था। इससे क्या होता था, जो सोल्जर्स होते थे वो अच्छे घोड़े को कहीं बेच करके आ नहीं सकते थे, कोई भी उसमें घपला नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से दाग सिस्टम शुरू किया गया जिसमें हॉर्सेस की ब्रांडिंग शुरू कर दी गई। दूसरा जो सिस्टम शुरू किया गया वो चेहरा सिस्टम शुरू किया गया। इसका मतलब होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोल्जर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोल्जर्स या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ सोल्जर्स, यानी जो भी सैनिक उसकी सेना में होता था तो उसका आइडेंटिटी कार्ड या उसका पूरा परिचय नोट करना शुरू कर दिया गया था। तो सबसे पहला मैंने आपको जो रिफॉर्म बताया वो मार्केट से रिलेटेड बताया। दूसरा जो रिफॉर्म बताया मैंने आपको वो नोबेल से रिलेटेड बताया। तीसरा जो रिफॉर्म बताया वो मैंने आपको डेक्कन एक्सपीडिशन से रिलेटेड बताया। और जो चौथा रिफॉर्म मैंने आपको बताया वो मिलिट्री रिफॉर्म से रिलेटेड बताया। अब इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो 5वें रिफॉर्म्स लेके आया वो थे रेवेन्यू रिफॉर्म्स। अब ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या होता है? रेवेन्यू शब्द क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, टैक्स का मतलब कर। यानी कि उस समय किसान को, जो पीसेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, उनको अपना एक कर देना पड़ता था, राज्य को कुछ टैक्स देना पड़ता था। अच्छा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब गद्दी पे बैठा था तो उसने क्या किया था, पूरा का पूरा जो लैंड सिस्टम था उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। पूरा लैंड सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया था। दूसरा, इसने रेवेन्यूज बढ़ा दिए थे। जहां पे ये रेवेन्यू पहले 1/3 पार्ट लेता था, वहीं अब इसने रेवेन्यू बढ़ा करके 1/2 कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसको स्टैंडिंग आर्मी रखी, सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखी। अच्छा, स्टैंडिंग आर्मी रखेगा इसका मतलब जितने ज्यादा सैनिक होंगे उतना ज्यादा उनको सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब सैलरी प्रोवाइड करने के लिए उसके पास पैसा भी होना चाहिए। अब वो पैसा कहां से लेगा? वो पैसा लेगा अपने रेवेन्यू से, या इसीलिए इसने 1/3 से रेवेन्यू बढ़ा करके 1/2 कर दिया। अब उसने हर लैंड पे, हर जगह, अपने पूरे एम्पायर में रेवेन्यूज इकट्ठे करने के लिए ऑफिसर्स बैठा दिए। इन ऑफिसर्स का जो मेन काम होता था वो यही होता था कि वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे जगह जगह से और जाकर के अब राज्य में जमा कर देते थे, खजाने में जमा कर देते थे।
चौथा, अब जो भी टैक्स दिया जाता था वो कैश में दिया जाता था, काइंड में नहीं दिया जाता था। काइंड इन द सेंस कोई गेहूं दे दिया, कोई 4 बोरी गेहूं दे दिया, कोई 4 बोरी चावल दे दिया, तो अब कोई काइंड में कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता था। अब जो भी टैक्स दिया जाता था वो कैश में दिया जाता था। तो इस तरीके से मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के पूरे जीवन के बारे में बताया कि किस तरीके से 1296 में उसने जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर किया और गद्दी पे बैठ गया। गद्दी पे बैठने पर उसने बहुत सारे रिवॉर्ड्स का सामना करना पड़ा, नोबेल्स के रिवॉर्ड्स का सामना करना पड़ा, जैसे उसने बखूबी देखा। उसके बाद जो पहला रिफॉर्म लेकर के आया वो मार्केट रेगुलेशन से रिलेटेड लेके आया। दूसरा रिफॉर्म जो लेके आया वो डेक्कन एक्सपेडिशन से रिलेटेड लेके आया कि डेक्कन एक्सपेडिशन किया उसने। तीसरा रिफॉर्म नोबेल्स से रिलेटेड किया, नोबेल्स की पावर को कंट्रोल करने के लिए किया। चौथा रिफॉर्म उसने मिलिट्री से रिलेटेड किए। पांचवें रिफॉर्म्स में उसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, यानी कि कर को लेकर के किए। चलिए, तो अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी और बातें जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को आर्ट और आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कार्यकाल में कुछ चीज़ें बनवाई। तो जो पहली चीज़ थी वो थी अलाई दरवाज़ा, जो कि इसने कुतुब मीनार के पास बनवाया। इसने एक नया शहर भी बनवाया जिस शहर का नाम था सिरी, लेकिन आज ये सिरी हमारे मैप में नहीं है, अब सिर्फ इसके कुछ रुइंस हम लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा इसने एक रिजर्वायर, पानी के लिए एक रिजर्वायर बनवाया जिसका नाम था हौज खास। हौज खास इसने इसलिए बनवाया था ताकि ये जो इसकी सिटी थी सिरी, यहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन बाद में हौज खास की स्थिति काफ़ी खराब हो गई और तुगलक डायनेस्टी का एक सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उसने हौज खास को वापस सही करवाया। जो दूसरा टैंक अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया वो था हौजे अलाई। तो ये नॉर्मल चीज़ें थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कार्यकाल में बनाई। तो देखते ही देखते सन 1316 में 1316 का जो ईयर आया, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जितनी मार्केट पॉलिसीज लेके आया था, जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी पूरे सल्तनत पीरियड का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने एम्पायर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, इतना ज़्यादा फैला दिया था। अलाउद्दीन के पहले जितने भी सुल्तान रहे थे वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे जितना अलाउद्दीन रहा था। तो 1316 आते आते अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। 1316 से 1320 में बहुत ही इनकॉम्पिटेंट और वीक सुल्तान बनते हैं और 1320 आते आते दीपालपुर नाम की एक जगह का गवर्नर होता है जिसका नाम होता है गाजी मलिक। गाजी मलिक जो कि दीपालपुर का गवर्नर होता है, वो खिलजी डायनेस्टी को खत्म करता है और एक नया टाइटल अपनाता है, एक नया नाम अपनाता है जो होता है गियासुद्दीन तुगलक, और नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है जिस डायनेस्टी का नाम है तुगलक डायनेस्टी। तो मैं अब अपने आने वाली क्लास में आप लोगों को तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा। तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।